हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। संघ प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर आपका जो बेसिक फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन है वो है आपका इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में आपकी फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट पेपर की है उसमें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दो फाइलम दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम इसका क्लासिफिकेशन, साथ में इसके जनरल कैरेक्टर्स, ये सारे स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रोटोजोआ जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन होता है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मीन्स जो होता है, मतलब होता है, वो होता है फर्स्ट एनिमल होता है। प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, आदिम जंतु हैं जो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको फर्स्ट एनिमल कहा जाता है। ये वर्ड जो दिया था, यूज़ किया था सबसे पहले गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने। तो ये वर्ड जो है इसका यूज सबसे पहले, इसको प्रस्तुत कब किसने किया? प्रेजेंट गोल्डफस ने। सबसे पहले प्रोटोजोआ की जो स्टडी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1675 में इसकी स्टडी की थी। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। विटेकर, जिनका नाम आप जानते हैं, इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, 5 किंगडम सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बताए थे। उस प्रोटिस्टा जगत में विटेकर ने प्रोटोजोआ को रखा है। प्रोटोजोआ को कहाँ रखा है? विटेकर ने प्रोटिस्टा जगत में रखा है। क्यों रखा है? इस प्रोटिस्टा जगत में वे जीव आते हैं जो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, साथ में यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। ऐसे जीवों को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। साथ में ये विषमपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब बात करें आगे, इसके आगे जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ, जिसका मतलब हमने कहा था कि ये फर्स्ट एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? फर्स्ट एनिमल। तो इनके जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कुछ लक्षण देखते हैं। तो ये छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जा सकता है, खुली आंखों से इनको देख नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं और प्रिमिटिव जंतु हैं, आदिम जंतु है, पुराने जंतु हैं ये, ठीक है ना, इसलिए इनको फर्स्ट एनिमल भी कहा गया था। साथ में ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुकोशिकीय जंतुओं के समान ये अपनी सारी जैविक क्रियाएं करते हैं, यानी इनके अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कैसी करते हैं? बहुकोशिकीय जंतुओं की तरह करते हैं। किसके द्वारा? एक कोशिका के द्वारा ही करते हैं। होते एक कोशिकीय लेकिन काम सारे बहुकोशिकीय वाले करते हैं, ठीक है ना। और किसके द्वारा करते हैं? एक कोशिका से ही करते हैं, यानी पोषण भी इसी से, ठीक है ना, उत्सर्जन भी इसी से, ठीक है। सारी चीज़ें, श्वसन वगैरह सभी एक कोशिका से ही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, ठीक है ना। तो अमीबा एक कोशिकीय, फिर भी सारा जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी बहुकोशिकीय जंतुओं की तरह करता है। इसलिए इनको डॉबेल ने क्या कहा था? डॉबेल ने इनको अकोशिकीय कहा। क्या कहा? अकोशिकीय, असेलुलर कहा डॉबेल ने। क्यों? क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हुए भी सारी जैविक क्रियाएं कैसी कर रहे हैं? बहुकोशिकीय जैसी कर रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल रहते हैं, लेकिन कुछ कॉलोनियल भी होते हैं, कुछ कॉलोनी में रहते हैं। जैसे वॉल्वॉक्स है, तो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है। कैसा है? कॉलोनियल है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक संगठन होता है, वो कैसा होता है? जीव द्रव्य प्रकार का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी का कोशिकीय स्तर का होता है, किसी का ऊतक स्तर का होता है, किसी का अंग स्तर का होता है, किसी का अंग तंत्र स्तर का होता है, किसी का जीव द्रव्य प्रकार का शरीर संगठन होता है। तो इनका शरीर संगठन कैसा है? जीव द्रव्य प्रकार का। ये फ्री लिविंग होते हैं, जल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे फ्री लिविंग में एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अमीबा है आपका, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये आपके स्वतंत्र जीवी हैं, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी मतलब अपने आप में खुले रहते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र जीवी थे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। कुछ परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट, जो दूसरों पर जीते हैं, दूसरों पर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है, लेशमानिया डोनोवानी है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है, ठीक है ना। तो ये कुछ पैरासाइट्स हैं जो जल में पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं।
इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है ये असिमेट्रिक होते हैं, असममित होते हैं, कोई सममिति होती ही नहीं है। अगर सममिति हो भी सही तो ये बायलैटरल होती है या फिर रेडियल होती है, द्विपार्श्विक होती है, या और ये सममित होते हैं। सममिति जो है वो आपको मैं पिछली कुछ क्लासों में बता भी चुका हूँ। सममिति जिसमें जीव को किस आधार पर उसको डिवाइड किया जाए। जैसे द्विपार्श्विक की बात करें तो किसी जीव को अगर शरीर के बीचों बीच से, ठीक है ना, सेंटर से अगर उसको काटा जाए तो दोनों हिस्से, दायां और बायां हिस्सा क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्विक सममिति। जैसे हमारी सममिति है, हमारी सममिति कैसी है, बायलैटरल है। इसके अलावा हम बात करें लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, गमनांग या चलनांग, जिसके द्वारा ये चलते हैं, गमन के लिए अंग। तो गमन के लिए जो अंग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं इनमें, और इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन भी गमनांग के आधार पर किया गया है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। गमनांग में स्यूडोपोडिया होते हैं जिनको कूटपाद या पादाभ भी कहा जाता है, और ये किस में होते हैं, अमीबा में होते हैं। अमीबा जो होता है उसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। और ये जो उभार पाए जाते हैं, ये जो उभार पाए जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। और ये जब चलता है तो ये स्यूडोपोडिया बनते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा इसके द्वारा क्या करता है, लोकोमोशन करता है, गति करता है। इसके अलावा फ्लैजेला, फ्लैजेला जो होते हैं युगलिना में पाए जाते हैं। युगलिना जो होता है इस टाइप से होता है, इसमें 2 फ्लैजेला या कशाब पाए जाते हैं जिसकी सहायता से पानी में क्या करता है, वाटर के अंदर तैरता है। तो फ्लैजेला के द्वारा भी इनमें गति होती है। इसके अलावा सीलिया, सीलिया जो पेरामीशियम के अंदर होता है, सीलिया जो पेरामीशियम के अंदर, और पेरामीशियम की देखा होगा शरीर के बाहर क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी सीलिया होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करता है, पानी में तैरता है। और कुछ होते हैं जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, जैसे स्पोरोजोअन है। स्पोरोजोअन जो है, इसको ध्यान रखना, ये पूरी क्लास है, और ये पूरी क्लास जो होती है स्पोरोजोअन, ये पूरी पैरासाइटिक होती है, ठीक है ना। ये परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, मलेरिया परजीवी है ना, उस टाइप से। नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ के, इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कई टाइप का होता है। जैसे होलोसाइक न्यूट्रिशन भी होता है, प्राणी संभोजी भी होते हैं। प्राणी संभोजी का मतलब ये होता है कि ये एनिमल लाइक फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एनिमल लाइक फूड को ग्रहण करते हैं, प्राणी को या जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले, ठीक है। जैसे कि अमीबा, अमीबा जो होता है उसके अंदर फूड वैक्यूल होती है, रसधानी होती है, इसके अंदर क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। पादप संभोजी भी होता है मेन पोषण, यानी होलोफाइटिक भी होते हैं, यानी प्लांट्स को क्या करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनको पादप संभोजी कहेंगे। जैसे कि युगलिना है, ठीक है। और कुछ पोषण जो होता है वो परजीवी टाइप का होता है, पैरासाइटिक टाइप का होता है, ताकि ये दूसरों के शरीर पर रहकर या शरीर के एंडोपैरासाइट, शरीर के अंदर रह करके उनसे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उनकी कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं। अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो होता है इसमें खाद्य धानियाँ या जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर होता है। और इसे इंट्रासेल्युलर होता है, अंतःकोशिकीय होता है। कैसा होता है, अंतःकोशिकीय। जैसे कि मैंने बताया अभी, अमीबा जो होता है, ठीक है ना, उसके पास में कोई भी फूड आ जाएगा तो उसके चारों ओर क्या बना देता है, ये फूड वैक्यूल बना देता है और उसको कोशिका के अंदर ग्रहण कर लेता है। उस भोजन पे फिर क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है, शरीर की सामान्य सतह से होता है, और किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, विसरण की विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। विसरण मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी अणु की जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप गति करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो श्वसन इनमें विसरण के द्वारा होता है, और बॉडी सरफेस के द्वारा भी इसमें रेस्पायरेशन होता है, जैसे कि अमीबा में होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, तो उत्सर्जन के लिए इनमें संकुचनशील रिक्तिकाएं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा ये फूड को या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। और साथ में शरीर की जो बॉडी सरफेस होती है उससे भी ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब अधिकांश जो प्रोटोजोन होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, नेक्ड होती है, ठीक है ना। शरीर इनका नेक्ड होता है, नग्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें, ठीक है ना, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है,
बाह्य कंकाल पाया जाता है। और ये बाह्य कंकाल किस रूप में होता है? त्वचा के रूप में होता है, जो कवच के रूप में होती है, शेल के रूप में, जिसको पेलिकल या टेस्टा भी कह सकते हैं, जिसको पेलिकल या टेस्टा या शेल या कवच भी कहते हैं। तो अधिकतर तो क्या होते हैं, ये नैक्रो होते हैं, लेकिन कुछ में बाह्य कंकाल पाया जाता है तो ये बाह्य कंकाल पेलिकल के रूप में या कवच के रूप में उपस्थित होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड पाए जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा भी होता है, ठीक है, द्विविखंडन के द्वारा भी होता है, ठीक है, बहुखंडन के द्वारा भी होता है, ठीक है, और मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा भी होता है। तो इनके द्वारा लैंगिक जनन की विधि होती है। और लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें कंजुगेशन के द्वारा, हॉलोगैमी के द्वारा या संयुग्मन के द्वारा होता है, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो युग्मकों के संयोजन के द्वारा ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन भी करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इनका जो रोल होता है वो ये होता है कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। रीजनरेशन का अगर एक कॉमन एग्जाम्पल हम लें तो ये जैसे कि छिपकली होती है जो, ठीक है ना, तो छिपकली जो होती है वो हमारे घरों में होती है। अगर इनको डर होता है कभी भी तो हम जब भी इनको टच करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अपनी पूंछ को वहीं छोड़ देती हैं, ठीक है ना, और निकल लेती हैं। तो पूंछ इनकी वापस आ जाती है कुछ दिनों बाद। ये पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ठीक है ना। हमारे अंदर पुनरुद्भवन की कोई क्षमता पाई नहीं जाती, केवल घाव भरने तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? घाव भरने तक। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो है क्लास, उस फाइलम, उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। और क्लासिफिकेशन का बेस जो है वो है लोकोमोशन के आधार पर, कि इसमें लोकोमोशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, गमनांग कौन कौन से होते हैं, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है। 4 क्लासेस जो मेजर रूप से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मेजर रूप से कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 4। वैसे क्लासिफिकेशन कई टाइप के हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक बहुत ही बड़ा संघ माना जाता है, बहुत बड़ा फाइलम माना जाता है। इसके कई प्रकार की क्लासिफिकेशन कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन लोकोमोशन के आधार पर इसको 4 मेन जो क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास जो आ रही है वो है राइजोपोडा, जिसको सार्कोडिना भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है? अमीबा। ये अमीबा जो होते हैं, ये जो राइजोपोडा या सार्कोडिना वाले होते हैं, इनमें गमनांग जो होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वो होता है सूडोपोडिया, ठीक है ना, जिसको पादाप भी कहते हैं या कूटपाद भी कहते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा। ये जो होते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल आता है युग्लिना, और इनके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला। फ्लैजेला जिनको कशाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशाब। जैसे युग्लिना मैंने बताए थे 2 कशाब पाए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड जो आ रहा है वो है स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं, मैंने बताया था परजीवी होते हैं। इसमें एक आता है आपका प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और इसमें कोई लोकोमेटरी ऑर्गन पाया नहीं जाता, कोई लोकोमेटरी ऑर्गन पाया नहीं जाता। फोर्थ है सीलिएटा। सीलिएट एग्जाम्पल है पेरामीशियम। कौन सा है? पेरामीशियम। तो इनमें सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया, जिनको पक्षमाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षमाभ। तो इनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। तो टोटल 4 क्लासेस में मेजर रूप से डिवाइड किया गया है। राइजोपोडा या सार्कोडिना, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, थर्ड है स्पोरोजुआ और फोर्थ है सीलिएटा। अब इसका कुछ और क्लासिफिकेशन भी है जो हम देखेंगे कि प्रोटोजुआ जो फाइलम है, ठीक है ना, इस प्रोटोजुआ फाइलम को कुछ सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। 4 सब फाइलम में सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजुआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा, ये 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। और सब फाइलम जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है इसको 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली जो सुपर क्लास है वो है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा को हम फ्लैजिलेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, कशाव पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा और एक है जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा जो होते हैं ये पादपों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इनमें जो प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है ना, कैसे पाया जाता है? प्लास्टिड होता है इसमें। और ये होलोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पोषण में होलोफाइटिक होते हैं। जूमस्टिकरा में प्लास्टिड नहीं होते हैं, प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन टाइप होता है वो होता है होलोजैक टाइप का होता है। कैसा होता है? होलोजैक टाइप का। तो फाइटोमेस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है युग्लिना,
ये याद रखना, जो मेन एग्जाम्पल हैं वही मैं बता रहा हूँ, बाकी लिखे हुए हैं। और जूमेस्टिकोफोरा में लेशमानिया है, ट्राइकोमोनास है, ट्रिप्नोसोमा है, ये आपके जो एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बात करें तो जो दूसरी सुपर क्लास आती है आपकी, वो आती है ओपेलिनेटा। ठीक है ना। ओपेलिनेटा जो है, इसके अंदर ओपेलाइना आता है, और ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और साथ में सार्कोडीना थर्ड जो सुपर क्लास है, उसमें राइजोपोडा, ये इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आता है अमीबा और एंट अमीबा। ये जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट है। साथ में पायरोप्लाज्मा भी है, एक्टिनोपोडा भी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी क्लासेस हैं, सार्कोडीना के अंतर्गत आती हैं। इसके आगे हम देखें कि जो सब फाइलम हमने देखा था सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसके बाद में जो सब फाइलम आ रहा है वो आ रहा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में मतलब पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे क्या हैं, पैरासिटिक है। कैसे हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, मतलब परजीवी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। इसमें जो पहली क्लास है वो है टीलोस्पोरा, दूसरा है टॉक्सोप्लाज्मा, और तीसरा है हैप्लोस्पोरा। तो पहला जो टिलोस्पोरा है, इसमें मोनोसिस्टिस आता है, प्लाज्मोडियम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। तीसरा जो आपका सब फाइलम है वो है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में आपकी दो क्लासेस आते हैं, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। ठीक है ना। और फोर्थ जो है वो सीलियोफोरा, जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। इसमें एक ही क्लास है सीलिएटा। ठीक है ना। सीलिएटा जो है, इसमें आपका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरामीशियम आता है। कौन सा आता है, पेरामीशियम। तो ये पेरामीशियम इसके अंतर्गत आता है। इस क्लास में हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स देखे, और साथ में उसके क्लासिफिकेशन को भी हमने डीप स्टडी किया है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।